हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एमसीक्यू सीरीज, जो कि हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपना यूनिट वन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वेंस से। देखिए, यूनिट वन में दो टॉपिक्स हमारे पास है, एक है हमारा सीक्वेंस और एक है हमारा सीरीज। ठीक है, और सीक्वेंस में भी कई मल्टीपल हमारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने सीक्वेंस के एमसीक्यूज को, उसके बाद हम देखेंगे सीरीज के एमसीक्यूज को। हम इसको डे बाय डे कवर करेंगे। ठीक, हम डिस्कस करने वाले हैं आज सीक्वेंस के एमसीक्यूज को। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाउंडेड क्या होता है। देखिए, कोई सीक्वेंस अगर हमारे पास है, अगर उसका हमारे पास लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाए, तो वो हमारे बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाउंडेड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी है तो कि हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु विज्ञान की तरह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप हमारे डिटेल वाले लेक्चर देख सकते हैं यूनिट वन में, जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले आप उस पर जाइए और आप इसके जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं उसको पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू को देखिए। ठीक है, तो लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम इतना तो आपको पता होना चाहिए, एग्जिस्ट करता है तब हमारा वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो वन अपॉन एन क्या है, देखिए ये है सीक्वेंस हमारे पास। अगर हम यहाँ पर जीरो रखें तो इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, अगर वन रखें तो वन अपॉन वन, ठीक, टू रखें तो वन अपॉन टू, थ्री रखें तो वन अपॉन थ्री, फोर रखें तो वन अपॉन फोर, फाइव रखें तो वन अपॉन फाइव। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं हमारे जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यार दूसरा तरीका, एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे वन अपॉन एन जो है हमारे पास, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। क्या ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उस पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करना है आपको इन्फानाइट। तो इन्फानाइट लिमिट अप्लाई करने के बाद इन्फानाइट कर दिया हमने। आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे इन्फानाइट आ जाता है तो वो जीरो पर चला जाता है, यानी कि इसका हमको सिंगल एक जीरो मिल गया, यानी कि ये हम जानते हैं कि ये दस से हमको जीरो मिल गया। ठीक, इतना देखिए आगे। तो ये हमें पता चलता है ये जीरो में इसका इनिशियल पॉइंट मिल चुका है, जीरो इनिशियल पॉइंट मिल चुका है। तो ये जो वन अपन एन है, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फानाइट पर इसका वैल्यू जीरो है और वन पर इसका वैल्यू कितना है, वन रखिए तो वन पर वन ही है, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू वन है और मिनिमम वैल्यू जीरो है। तो ये सीक्वेंस जो है वन और जीरो के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझ सकते हैं। अब वन मैंने कैसे बताया, यहाँ पर वन रखिए तो वन अपॉन वन वन ही होता है। इन्फाइनाइट रखिए, सबसे बड़ा नंबर इन्फाइनाइट, तो वन अपॉन इन्फाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जो सीक्वेंस है वन और जीरो के बीच में हमारा आ रहा है, तो हमारे पास ये प्रारंभिक बिंदु मिल गया, अंतिम बिंदु मिल गया। इसके बाद ये सब मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारा वो बाउंडेड है। ठीक है, ऐसे पता करेंगे। अब ये एन वाला बाउंडेड क्यों नहीं है, बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। तो एन के पास आप इन्फाइनाइट रखिए, डायरेक्ट एन की जगह पे आप इन्फाइनाइट रखिए, तो ये इन्फाइनाइट पर गया है। इन्फाइनाइट वाला हमारा क्या हो जाता है, डीजीटी हो जाता है, यानी डीजीटी मतलब डाइवर्जेंट। डीजीटी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक, तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एन की जगह पे बस आपको ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि एन की जगह पे आपको इन्फिनाइट रख देना है। तो इन्फिनाइट रखेंगे जब हम, तो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर लिमिट हमारा इन्फिनाइट पे जा रहा है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। और अगर हमको कोई नंबर मिल रहा है, जैसे कि वन जीरो टू थ्री, इस तरीके से कोई नंबर मिल रहा है, ठीक है, एक लाख दो लाख तीन लाख कोई भी नंबर हो सकता है, तो नंबर मिलना चाहिए। तो नंबर मिलने पर अगर एक सिंगल पॉइंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कन्वर्जेंट होगा। लेकिन डाइवर्जेंट कब होगा, जब हमारा इन्फिनाइट आ जाए या माइनस इन्फिनाइट आ जाए। इन तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा डाइवर्जेंट होता है। अब मैं डाइवर्जेंट को भी बता देता हूँ। डाइवर्जेंट होते हैं हमारे दो प्रकार के, ठीक है, एक होता है डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, एक होता है डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। जो हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं उनमें हमने डाइवर्जेंट के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एन नहीं है हमारे पास। अब माइनस एन, यहाँ पर आप वन रखिए, टू रखिए, थ्री रखिए, या डायरेक्ट इन्फाइनाइट रख दो, ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा लिमिट पॉइंट है वो हमें एक सिंगलटन जीरो की तरह जो वन अपॉन एन मिल रहा था, ऐसे नहीं मिल रहा। ये जितने नंबर हम रखते चले जाएंगे हमारा सीक्वेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी हमारा बाउंडेड नहीं है। अब ऐसे ही एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से ये भी नंबर रखने पर बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्फाइनाइट रख दे तो इन्फाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो ये जो है हमारा डाइवर्जेंट, सॉरी, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो बाउंडेड क्या है, वन अपॉन है।
ये हमें कब पता चला बाउंडेड है, जब हमने एन की जगह पे इन्फिनिट रखा, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिट लगाने पर ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये हमारा जीरो की तरफ टेंड कर गया, तो हमें पता चल गया जो हमारा सीक्वेंस दिया 1/n ये हमारा कैसा है, बाउंडेड है। ये आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच डेट। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बाउंडेड के बारे में। देखिए बाउंडेड के बारे में तो मैं आपके लिए जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपके लिए बताया था। बाउंडेड जो होता है, बाउंडेडनेस वो दो प्रकार की होती है, एक होता है बाउंडेड एबव, एक होता है बाउंडेड बिलो, ठीक है। अब बाउंडेड एबव क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक नंबर से दूसरे नंबर तक जा रहा है, तो जो हमारा कम वाला होता है उसको हम बाउंडेड बिलो बोलते हैं, और जो हमारा अधिक वाला होता है उसको हम बाउंडेड एबव बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बाउंडेड एबव। ठीक, अब हम देखते हैं बाउंडेड एबव क्या है भाई, सॉरी बाउंडेड बिलो क्या है। बाउंडेड बिलो के बारे में देखिए, ये सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है हमारे पास इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, हम उसको बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के। मान लीजिए कि हमारे पास उसमें एक हमारा के नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई साहब मैंने आपके लिए बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव जब डिटेल लेक्चर में पढ़ाया था, तब मैंने आपके लिए डेफिनेशन साफ साफ लिखाया था कि जो हमारा एन होता है, एन होता है वो के से बड़ा होता है। अब देखिए ये मैं समझा भी देता हूं आपके लिए। देखिए कोई के नंबर है अगर, कोई के नंबर है अगर, ये डेफिनेशन होता है हमारा एन के। ऐसा करिए, इसको K1 नाम दे दीजिए, इसको K2 नाम दे दीजिए। देखिए ये वाला जो होता है वो हमारा बाउंडेड बिलो होता है और ये हमारा बाउंडेड एबव होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला कंडीशन हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखिए के हमारा छोटा है एन से, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो के लिए ये जो है ये सीक्वेंस है, ये हमारा बाउंडेड एबव है, ये बाउंडेड बिलो है। तो के लेस देन इक्वल टू ए एन वाला कंडीशन कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है के लेस देन इक्वल टू ए एन, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर, एन बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर में, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज, और एन बिलोंग, इसको बोलते हैं बिलोंग, और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये जो डबल डंडी लगी होती है इसको नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, आगे देखते हैं। देखिए तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड एबव क्या होता है इस क्वेश्चन के बाद, ठीक। अब ये वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें कुछ और भी बोल रहा है, एफ और सम, मतलब कोई एफ नंबर है जो कि हमारा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये वाली कंडीशन अगर यहाँ पर बाउंडेड, दो क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ इससे। देखिए बाउंडेड बिलो है, यहाँ पर अगर बाउंडेड एबव होता तो हम ये वाला सही कर देते, ठीक है। अभी बाउंडेड एबव नहीं है, यहाँ पर बाउंडेड बिलो है, इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला तो इनकरेक्ट है ही, मैंने बता दिया आपको। अब ये वाला आंसर है तो ये वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए हमारे पास ये पूछ रहा है कि इनमें से, ये चार स्टेटमेंट जो हमको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक, कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक। एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक। यानी कि ओवरऑल इसमें कन्वर्जेंट और बाउंडेड की बात कर रहा है। तो कन्वर्जेंट और बाउंडेड में, सीक्वेंस में, उसमें रिलेशन क्या होता है। देखिए शॉर्ट में लिखता हूं मैं, कन्वर्जेंट CGT बराबर होता है किसके, बाउंडेड प्लस यूनिक, यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट। ये होती भाई कंडीशन कन्वर्जेंट की। अगर कोई सीक्वेंस, एक इस लाइन को समझते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इतना तो हमें पता है कि वो बाउंडेड भी होगा और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अगर एक से अधिक यूनिक लिमिट पॉइंट, मतलब यूनिक क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट मान लीजिए इकलौता लिमिट पॉइंट अगर है और बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट कहलाता है, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा और यूनिक लिमिट पॉइंट भी होगा उसके पास। अगर कोई सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट होगा, जब तक, कब कन्वर्जेंट कब होगा, देखिए अगर बाउंडेड है कोई सीक्वेंस तब उसके पास अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तभी तो वो बाउंडेड होगा। मान लीजिए ये है उसके पास, ये है ही नहीं, तो कन्वर्जेंट कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तब वो बाउंडेड होगा, लेकिन कोई सीक्वेंस अगर हमारा बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये पूछ रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि
ये भी बोलना था इसको कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ यूनिक लिमिट पॉइंट इज एग्जिस्ट। अगर ऐसा बोलता तो पहला वाला करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये यूनिक लिमिट पॉइंट की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बाउंडेडनेस की चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये बात सत्य है। देखिए कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब रहा होगा, कन्वर्जेंट कब रहा होगा, जब वो बाउंडेड होगा और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। तो अगर हमारा कन्वर्जेंट की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर हमारा कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड तो होगा ही होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा भाई। ये देखिए तीसरा, एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी सीक्वेंस मतलब प्रत्येक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ये कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो सभी सीक्वेंस हमारे कन्वर्जेंट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब तक उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा तब तक हम कैसे कह देंगे कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। उसके पास बाउंडेड होना चाहिए और यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर होती हैं तब हम कह सकते हैं कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। तो ये तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ही, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आइए फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, मैं आपके लिए बता दूं। देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी जैसे कि इसका नाम है ऑसिलेटरी, तो इसको अगर हम इतना देखें तो ये होता है ऑसिलेट, ई और लगा दो। तो ऑसिलेट मतलब क्या होता है, ऑसिलेट मतलब इधर इधर। ठीक है, ऑसिलेट मतलब जंपिंग, इसको आप याद रख सकते हैं कि जंपिंग, जंपिंग ये ट्रिक है। ऑसिलेटरी मतलब जंपिंग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मतलब जंपिंग, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस जो दो नंबर्स या दो से अधिक नंबर्स, कोई भी नंबर कितने भी हो सकते हैं, बस जंप करता हो, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर जंप करता हो। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर -1 की घात n है, यहाँ पर -1 की घात n है। तो इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स डालें तो इसके लिमिट पॉइंट जो मिलेंगे हमको -1 एंड 1 मिलेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 1 डालिए इसकी घात में, n की जगह पे इतना नंबर सकते हैं, 1 डालेंगे तो -1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 3 डालेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है, 4 डालेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक, फिर 5 डालेंगे तो -1 मिलेगा, 6 डालेंगे तो 1 मिलेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं दो नंबर्स के बीच ये हमारा सीक्वेंस जो है ऑसिलेट कर रहा है। देखिए -1 1 -1 1 -1 1, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक बात और समझ लीजिए, ये जो हमारा विषम घात पर यानी कि ऑड नंबर्स पर ये हमें -1 दे रहा है, और सम घात पर यानी कि इवन नंबर्स पर हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक, ये हम समझ गए कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। इनको भी देख लेते हैं। हम जानते हैं पहला सही हो गया तो ये तो गलत ही होंगे, लेकिन हम देखेंगे। देखिए ये ऐसे ऑसिलेटरी क्यों नहीं है, यहाँ पर 1 डाला 1 मिला, 2 डाला 2 मिला, 3 डाला 3 मिला, तो जितने नंबर्स हम डाल रहे हैं उतने हमको 1 2 3 इस तरीके से मिलते चले जा रहे हैं। ये कोई ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये हमको बढ़ते हुए नंबर्स मिल रहे हैं। एन स्क्वायर, इसमें आप डालिए 1 डालेंगे 1 स्क्वायर, 2 डालेंगे 2 स्क्वायर, 3 डालेंगे 3 स्क्वायर, तो ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 2/n यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई ऑसिलेट नहीं करेगा। यहाँ पर आप 1 डालिए तो 2 मिलेगा, और 2 डालेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, 3 डालेंगे तो 2/3 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 2/4 मिलेगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 2/n है यहाँ पर, 5 डालेंगे तो 2/5 मिलेगा, ठीक है, 6 डालेंगे तो 2/6 होगा, 2/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग आ रहा है। तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। ऑसिलेटरी क्या है, जो हमारा लिमिट पॉइंट -1 n बना रहा है और सीक्वेंस हमारा -1 की घात n। ये हम कह सकते हैं कि हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, पांचवा देखिए, द सीक्वेंस an वेयर, सीक्वेंस दे दिया हमको कि an बराबर हमारे पास n+1/n है। ये सीक्वेंस हमको बताना है कि किस प्रकार का है। ये सीक्वेंस हमारा, ये वाला सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट सीक्वेंस है, या नन ऑफ दीज है। देखिए सी वाला तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप नंबर्स डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1+1/1 2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2+1/2 कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो इतना तो आपको समझ आ रहा है कि हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कांस्टेंट मतलब कि कितने भी नंबर्स डाल लो एक ही हमको मिले, मतलब कितने भी नंबर्स यहाँ पर 1 डालो 2 डालो चाहे 3 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन आंसर हमको एक ही मिले, तो वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात आती है, ये गलत हो गया तो ये नन ऑफ दीज वाला ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये कैसे गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज है ना, रुकिए इसके चेक करते हैं। अब देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है। देखिए अभी तो ये मैं बात करूं आपसे, ये 4 प्रकार के होते थे। एक होता था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, और एक होता था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
ठीक है। जो हमारे स्ट्रिक्टली वाले थे उनमें कांस्टेंट भी आ जाता था, तो ये स्ट्रिक्टली है नहीं, ये मोनोटोनिकली और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इनके लिए कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप इतना समझिए बस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर कोई सीक्वेंस हमारा इतना समझिए कि इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर कोई सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देखते हैं, नंबर्स डाल के देखेंगे। यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1, 1 + 1 अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2, 3 डालेंगे तो 3 + 1 अपॉन 3। ठीक है, 4 डालेंगे तो 4 + 1 अपॉन 4। इतने से हम पता कर लेंगे। देखिए 2 वाई, सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा ना, 3y2 और 3 + 1 अपॉन 4y3। ठीक है, 4 + 5 अपॉन 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 3/2 है, ये 2 है, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 कितना होता है 1.5, यानी कि ये घट रहा है। ये देखिए 2 से 1.5 पे आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे और तो 1.3 आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यानी कि देख सकते हैं आप ये घट रहा है, ओवरऑल घट रहा है। तो ये जो घट रहा है ना, तो घटने का मतलब डिक्रीज, तो ये हो जाएगा हमारा करंट, ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही सीक्वेंस हमारा इंक्रीज करता तो हम क्या, ये पहला वाला सही कर देते। अभी हमारा ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमने बी वाला सही कर दिया है। अब हम अपने छठे क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमको, इनमें से हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, देखिए पहला है ए फंक्शन विच इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब भाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आ गया, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी मैंने आपके लिए पढ़ाई थी, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो पहले आप उसको पढ़िए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में कुछ विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि मैंने आपके लिए बताई थी एक ग्राफ के माध्यम से। देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये जो है हमारे पास, इसको आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को जो हमारी डिटेल वीडियो है उनमें जाइए और उसके बाद आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को पढ़ सकते हैं। देखिए अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की मैं बात करूं तो इसमें 2 स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट है। देखिए क्या बोला है ये स्टेटमेंट में, ए फंक्शन विच इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन एन इंटरवल इज कंटिन्यूअस ऑन डेट इंटरवल, मतलब इंटरवल्स की बात कर रहा है ये। आप उसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में जाइए और देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के हैं। ठीक है, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ये भी हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, जो मैंने आपके लिए कंटिन्यूटी मैंने आपके लिए पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ये 2 स्टेटमेंट हमारे होते हैं, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी से हैं। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, जब ए और बी सही हो गया तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सातवां, विच ऑफ द, अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी है। तो पहले आप उसको जाकर पढ़िए, तब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएंगे। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की। देखिए सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब इन वाले सीक्वेंस में हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस कौन सा है चारों में से। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि ट्रिक क्या है इसका, इसका ट्रिक है इनफाइनाइट रख दो। अब यहाँ पर n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट इसमें दे दिया है, कभी कभार आपको देगा भी नहीं, इसमें दे दिया है। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट रखिए, यहाँ पर इनफाइनाइट की पावर 3 करेंगे, इनफाइनाइट होता है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट। अब जब कन्वर्जेंट होगा तभी तो बाउंडेड होगा, ये आप सीधे सीधे जानते हैं। तो ये हमारा जब डाइवर्जेंट है तो बाउंडेड तो होगा ही नहीं, जो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है वही तो बाउंडेड होता है, तो ये डाइवर्जेंट है ना कि कन्वर्जेंट। अब देखिए ई का पावर 2n, अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी रख दें, क्या करते हैं हम सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, तो ई का पावर इन्फिनिटी कितना हो जाता है, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, तो हमारा ये वाला सी वाला भी गलत हो जाएगा। बी वाला देखिए, अगर हम यहाँ पर इन्फिनाइट रख दे तो इन्फिनाइट का क्यूब हो जाएगा, इन्फिनाइट का क्यूब इन्फिनाइट होता है, तो ये बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए इन्फिनाइट रखेंगे एन की जगह, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट रखेंगे तो 2 इंटू इन्फिनाइट कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 अपॉन इन्फिनाइट आ जाता है, मतलब इन्फिनाइट आ जाता है, तो नंबर हमारा वो जीरो पे चला जाता है। तो ये हमारा जब जीरो पे चला गया तो हमें यूनिक लिमिट पॉइंट जीरो प्राप्त हो गया। ठीक है, और बाउंडेड भी है ये, जब बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने डिटेल्ड वीडियोस देखी है तब आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप अगर आपने नहीं देखी तो अभी आपके पास समय है, देख सकते हैं, फिर आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं, अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आठवां क्वेश्चन हमारे पास, लेट यू एन इक्वल्स टू -1 का पावर n अपॉन n for all values of n belongs to natural number then the sequence un n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है इस, तब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, हमारे पास दो टेस्ट थे। क्या टेस्ट थे? एक हमारे पास पी टेस्ट था, ठीक है, और एक हमारे पास लेबनिज टेस्ट था। लेबनिज, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। देखिए, पी टेस्ट क्या था? मान लीजिए कोई समीशन फॉर्म में 1/n⁴ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी n की घात आ रही है, तो जब p हमारा 1 से बड़ा हो, देन तब हम कहते थे कि हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, ये आपको याद होगा। और लेबनिज टेस्ट क्या था? लेबनिज टेस्ट में हमारा -1n आ रहा होता है, -1n आ रहा होता है, और अपॉन में कुछ भी आ रहा हो, मान लीजिए n आ रहा है, यानी कि इस प्रकार का ना होके यहाँ पर देखिए an होता था, ठीक है। यानी कि -1 की घात n और an, इस तरीके का फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा लेबनिज जो हमारा टेस्ट है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में -1 का पावर n तो है ही है, लेकिन a की पावर n की जगह 1/n है, तो इसको हम इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/n को अगर हम चेक करें, 1/n को अगर हम चेक करें, तो हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम इन्फानाइट रखें n की जगह पे, तो ये हमारा जीरो की तरफ टेंड करेगा। देखिए क्या बोला मैं, अगर मैं n की जगह पे इन्फानाइट रख दूं तो ये जीरो की तरफ 1/0 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा कन्वर्जेंट होगा, और इसका लिमिट कहाँ जा रहा होगा, जीरो पे जा रहा होगा। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फानाइट रखने पर हमारा ये जीरो मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट क्यों होगा? क्योंकि ये हमें हमारा जीरो की तरफ जा रहा है, एक सिंगल नंबर की तरफ जा रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और बता देता हूँ, जैसे कि 1/n, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके पास 1/n, इसका सीक्वेंस का आपसे पूछ लिया जाए, बाउंडेडनेस या कन्वर्जेंट जो भी है, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि हमारा -1 का पावर n अपॉन n करके आ जाए, ठीक है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसको आप कैसे चेक करो? देखिए ये समीशन के फॉर्म में इस तरीके से आ रहा है, ये भी समीशन के फॉर्म में इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, यहाँ पर समीशन होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पर समीशन होना चाहिए, आप कर लेना, आपकी बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर समीशन होना चाहिए। अब समीशन वाले के लिए तो ये रूल होता है, तो 1/n है अगर, तो यहाँ पर घात के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, एक, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। और समीशन अगर -1 की पावर n/n पर लग रहा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको चेक कर लेंगे। इससे ये सिर्फ इतना समझने के लिए होता है -1 की पावर n, कि हमारा लेबनिज लेबनिज टेस्ट के द्वारा होगा, ठीक है। तो 1/n को अगर हम चेक करेंगे, तो 1/n को हम सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैल्यू रखो जीरो, इन्फिनिट रखेंगे तो जीरो हमको प्राप्त हो जाएगा, जीरो पर टेंड कर जाएगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जेंट तो ठीक है, लेकिन लिमिट इसका 1 पर नहीं जा रहा है, ये जीरो पे जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बाउंडेड बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट, नहीं भाई, इसका यूनिक लिमिट पॉइंट भी है, बाउंडेड भी है, तो ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये हटाओ, ये भी इनकरेक्ट। ये बाउंडेड है नॉट अनबाउंडेड, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा 8वां क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन स्टेटमेंट जो हमको दिए गए इनको आप देखिए ध्यान से, आपको इनमें समझ आएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, भाई इसमें हमको बताना है। देखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ये तो भाई सत्य बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, देखिए शॉर्ट में लिख दिया, कन्वर्जेंट तब होगा जब हमको उसका बाउंडेड हो सीक्वेंस, और उसके पास हमारा यूनिक लिमिट पॉइंट मौजूद हो। ये होती है हमारी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। तो हमारा देखिए क्या कर रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ये कह रहा है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। हाँ भाई सही बात है, जब यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तभी तो हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये कह रहा है कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं कि जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। हाँ भाई सही बात है कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार सीक्वेंस बाउंडेड होता है लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट उसके पास नहीं होता है, तो बाउंडेड तो होगा लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कह रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे जो बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ओनली वन इज ट्रू ऐसा नहीं है, दूसरा भी सही है। ओनली टू इज ट्रू ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोथ वन एंड टू इज ट्रू यानी कि दोनों सही हैं, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। अगर आपको पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट आप जानते हैं ऑफ द सीक्वेंस एसन। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस एसन द्वारा दर्शाया गया है, कई जगह एन द्वारा दर्शाया जाता है, और भी कई डिनोटेशंस होती हैं इसको दर्शाने की, ठीक है। वेयर एसन इक्वल्स टू, एसन हमको दिया गया है, एसन बराबर हमको दिया गया है 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन। इसको आप, इससे आप भली भांति परिचित हैं। इसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? इसके लिमिट पॉइंट 1 एंड -1 होते हैं, ठीक है। 1 एंड -1 होते हैं, तो इसकी जगह पहले 1 रखोगे फिर -1 रखोगे, तो एस एन बराबर 1 प्लस -1 की होल पावर, पहले हम यहाँ पर -1 रखते हैं, तभी ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा और जीरो मिलेगा हमको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं प्लस का, तो 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 0 एंड 2 इज द आंसर। तो 0 एंड 2 दोनों करेक्ट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखिए, अब ये -1 की पावर एन यहाँ पर कहाँ से आया? देखिए इसके लिमिट पॉइंट 1 एंड -1 कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे, सॉरी -1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 3 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 4 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर्स आप रख लो यहाँ पर, अनंत तक संख्या रख लो आप यहाँ पर, तो आपको -1 या 1 प्राप्त होगा, -1 या 1 प्राप्त होगा। देखिए इवन नंबर्स पर आपको प्लस का प्राप्त होगा, और ऑड नंबर्स पर आपको माइनस का प्राप्त होगा, यानी कि सम संख्याओं पर आपको प्लस का प्राप्त होगा और विषम संख्याओं पर आपको माइनस का प्राप्त होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कर दिया कि तीसरा वाला इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट इनफेरियर। लिमिट इनफेरियर, भाई इनफेरियर का मतलब क्या होता है? इनफीमम, इनफीमम, लिमिट इनफीमम, इन्फीमम की बात कर रहा है। दो चीजें होती है, एक होता है हमारा लिमिट सुप्रीमम, एक होता है लिमिट इन्फीमम। सबसे कम वैल्यू को इन्फीमम बोलते हैं, सबसे अधिक वैल्यू को लिमिट सुप्रीमम बोलते हैं। तो सबसे कम वैल्यू इसमें हमको बताना है। लिमिट इनफेरियर यानी कि इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में दो चीजें होती हैं भाई, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम। इसमें हमारे पास इन्फीमम हमसे पूछ रहा है। देखिए सीक्वेंस दिए गए हैं हमारे पास, एक सीक्वेंस ये दिया गया है, एक सीक्वेंस ये दिया गया है। इसमें हमसे लिमिट इन्फीमम पूछ रहा है या लिमिट इनफेरियर पूछ रहा है, बात एक ही है। तो ये सीक्वेंस -1 का पावर n, इसमें आप कोई सा भी नंबर रख लो। ये मैं आपके लिए पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। इवन नंबर्स पर ये हमको 1 देता है और ऑड नंबर्स पर ये हमको -1 देता है, ठीक है। तो सबसे कम क्या है, 1 है या -1 है? इसका आंसर कोई भी नंबर आप यहाँ पर रख लो, -1 मिलेगा या 1 मिलेगा, -1 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो सबसे कम 1 है या -1? -1 है, तो -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। तो आप पहला ही सीक्वेंस सॉल्व करके -1 कौन से ऑप्शन में? इसमें है, बाकी शुरुआत में -1 किसी में नहीं है। तो ये वाला आंसर कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए दूसरा भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसका तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहला तरीका है कि आप लिमिट पुट करिए कि 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे चेक करिए। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो रही है तो सीधा आप लिमिट इन्फिनिटी रखिए। तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी होता है, और किसी भी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि इसका लिमिट सुप्रीमम भी 0 और इन्फीमम भी दोनों 0 है। एक ही नंबर मिला है ना, तो हम कह सकते हैं दोनों ही 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके पास 0 है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, इस तरीके से। अब देखिए एवरी कॉची सीक्वेंस है, अब आपको पता तो होना चाहिए एवरी कॉची सीक्वेंस होता क्या है। तो कॉची सीक्वेंस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में आपके लिए बता देता हूँ। देखिए कॉची सीक्वेंस जो है, देखिए अगर किसी नंबर में हम या किसी सीक्वेंस में हम लिमिट अप्लाई करें, क्या बोला मैं, कि अगर हम किसी सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करें तो विभिन्न नंबर रखने पर, मतलब विभिन्न प्रकार के नंबर्स को रखने पर वो एक ही नंबर पर टेंड करे। जैसे कि 1/n, यहाँ पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, नंबर रखते जाएंगे, ये 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। 1/2n ये है हमारे पास, इसमें आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे ये भी 0 की तरफ जाएगा। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, जो कि आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, नंबर रखते जाइए, बढ़ाते हुए नंबर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक ही नंबर पर टेंड करेंगे, जैसे कि ये 0 पर टेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कॉची सीक्वेंस बोलते हैं।
तो हम जानते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। कॉची सीक्वेंस जब मैंने आपके लिए पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जेंट क्यों हुआ, क्योंकि कन्वर्जेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये जीरो पे जा रहे हैं, तो इसका ये बाउंडेड भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया ना, और जीरो मिला इसलिए यूनिक लिमिट पॉइंट मिल गया, तो भाई कन्वर्जेंट तो हो ही गया, ठीक है। अब ये जीरो पे गया तो डाइवर्जेंट तो नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट दो प्रकार के होते हैं, एक डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पर तो जा नहीं रहे हैं, तो डाइवर्जेंट तो होगा नहीं। आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। ऑसिलेटरी जो ऑसिलेट करते हैं दो नंबर से अधिक नंबर्स के बीच, वो हमारे ऑसिलेटरी कहलाते हैं, पीछे बताया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये तो पहले ही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस 1/1 × 2, 1/2 × 3, इस तरीके से जोड़ रहे हैं, 1/n+1, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम समीशन लगा के ये वाली चीज लिख सकते हैं, 1/n+1। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो समीशन लगा के 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो n², ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस का n, तो आप देख सकते हैं n का घात कितना है, 2 है, तो n का घात p हम चेक करते हैं p टेस्ट के हिसाब से, अगर एक से बड़ी है घात, तो हम कह देते हैं कन्वर्जेंट, और दो तो एक से बड़ा है भाई, तो हम कह सकते हैं ये वाला क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है भाई। अब हम नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन दो बचे हुए हैं हमारे, उनको देख लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी। आइए लास्ट अंतिम क्वेश्चन दो को देख लेते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट अंतिम। देखिए सीक्वेंस इस प्रकार का हमारे पास 1 + 1/3 + 1/5, इस तरीके का कभी भी आपको समीशन फॉर्म में सीक्वेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले आप इसको, पहले तो आपको दिख नहीं रहा है कि समीशन है, तो आप इसको समीशन बना लीजिए। देखिए इस चीज को अगर हम जोड़ते जाएं तो हमको 1/2n-1 इस तरीके से हम समीशन रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम n की p टेस्ट के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, पी टेस्ट के हिसाब से, तो n की घात देखेंगे, n की घात 1 है, तो n की घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि एक से अधिक घात होनी चाहिए p की घात एक से अधिक होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। अब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पी टेस्ट और लेब्निज टेस्ट दोनों आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। अब देखिए आपके लिए बार बार मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, कन्वर्जेंट से एक दो क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी एग्जाम के लिए। देखिए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, आप जानते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब क्या होता है, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब होगा जब वो बाउंडेड होगा एंड यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है प्रॉपर्टी, बाउंडेड भी होगा, ठीक है, अनबाउंडेड नहीं होगा, बाउंडेड होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मे बी बाउंडेड एज वेल एंड अनबाउंडेड, ऐसा नहीं होता भाई, हमेशा जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड ही होता है, अनबाउंडेड होता ही नहीं है, ऑसिलेटरी तो होता ही नहीं है, ठीक है। बाउंडेड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है रूल होता है इसका सीजीटी इक्वल्स टू, यानी कन्वर्जेंट इक्वल्स टू बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप बताइए कमेंट बॉक्स में लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। आपको ऐसे लेक्चर्स डेली मिलते रहेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। अगर आपको समझ में आया ये लेक्चर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एमसीक्यूज के साथ। अब हम आगे अपना सीक्वेंस के कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस को और देखेंगे, उसके बाद हम अपनी सीरीज पे चलेंगे, सीरीज के भी 10-15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम यूनिट 2 पे चलेंगे, ऐसे यूनिट वाइज हम अपने एमसीक्यूज को खत्म करते रहेंगे। और आप कमेंट करिए, आपको डेली वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करिए जरूर। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई कमी हो तो आप बताइए, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं तो आपको थोड़ा लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उसको मैं स्लो डाउन करने की कोशिश करूंगा, बस आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस के ही साथ। अभी हमारा सीक्वेंस चल रहा है, एक वीडियो और होगा सीक्वेंस का, फिर हम सीरीज की तरफ चलेंगे, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।